आदरणीय साथियों नमस्कार। विधि ज्ञान चर्चा चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 31 यानी अधिकार अभिलेख, जिसे राइट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा गया है। तो साथियों इसको अधिकार अभिलेख को खतौनी के नाम से जाना जाता है और फर्द के नाम से जाना भी जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में खतौनी यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, परंतु हम खतौनी की परिभाषा जान लेते हैं। किसी व्यक्ति परिवार के भौमिक अधिकार संबंधी अभिलेख है खतौनी, या किसी व्यक्ति परिवार के भूस्वामित्व की जांच का एक उपकरण है। साथियों जब हम अपने कंप्यूटर यानी तहसील या अंचल कार्यालय से कंप्यूटर खतौनी प्राप्त करते हैं तो देखते हैं सबसे ऊपर लिखा होता है उद्धरण खतौनी। उद्धरण खतौनी का मतलब होता है निकाली गई खतौनी। उसके दाहिनी तरफ उद्धरण क्रमांक अंकित होता है। उद्धरण क्रमांक का मतलब होता है जो हम खतौनी प्राप्त कर रहे हैं, कंप्यूटर कार्यालय से निकलवा रहे हैं, उसका क्रमांक क्या है। उसके बाईं तरफ ग्राम क्रमांक, जिस ग्राम की हम खतौनी प्राप्त कर रहे हैं उस ग्राम का क्रमांक क्या है लिखा होता है। उसके बाद ग्राम का नाम, जिस ग्राम की खतौनी हम प्राप्त कर रहे हैं, निकलवा रहे हैं, उस ग्राम का क्या नाम है वो ग्राम लिखा होता है। फिर परगना का नाम, जिस ग्राम की खतौनी हम निकलवा रहे हैं वो ग्राम यानी गांव किस परगना में आता है उस परगना का नाम लिखा होता है। उसके बाद तहसील का नाम, जिस ग्राम की हम खतौनी प्राप्त करें वो ग्राम किस तहसील में आता है वो तहसील का नाम यहाँ लिखा होता है। फिर जनपद का नाम, जिस जिले की खतौनी है उस जिले या जनपद का नाम लिखा होता है। फिर फसली वर्ष, फसली वर्ष का मतलब होता है प्रत्येक खतौनी 6 साल के लिए बनती है, 6 साल बाद नई खतौनी बन जाती है। जैसे कि 1424 से 1429 फसली में 6 साल का अंतराल है। उसके बाद हम देखते हैं हमारी खतौनी को 13 कालमों में बांटा गया है। नंबर 1 में खाता खतौनी क्रम संख्या, जिसमें हमारी खतौनी की खाता संख्या लिखी होती है। जैसे कि मान लिया हमारी खतौनी की संख्या 2 है तो 2 यहाँ लिखा। उसके बाद कॉलम नंबर 2 में खातेदार का नाम, पिता, पति, संरक्षक का नाम, निवास स्थान। यदि पुरुष खातेदार है तो पुरुष का नाम और उसके पिता का नाम, यदि कोई महिला खातेदार है तो महिला का नाम और उसके पति का नाम। यदि कोई नाबालिग खातेदार है तो उसका नाम और उसके संरक्षक का नाम, और इसी कॉलम में इनका पता लिखा होता है। यदि एक खातेदार है तो एक खातेदार का नाम, यदि कई खातेदार हैं तो कई खातेदारों के नाम कॉलम नंबर 2 में लिखे होते हैं। उसके बाद देखते हैं कॉलम नंबर 3 में भौमिक अधिकार प्रारंभ होने का वर्ष। भौमिक अधिकार प्रारंभ होने का वर्ष का मतलब होता है जमीन, जो भूमि है, जिस भूमि की खतौनी बनी है वो भूमि हमको किस सन फसली वर्ष में प्राप्त हुई है वो सन फसली वर्ष लिखा होता है। फिर कॉलम नंबर 4 में खाते की प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या। खाते में जितनी भी गाटा संख्या, जैसे कि 2, 5, 8, जितनी भी गाटा संख्याएं हैं सर, ये कॉलम नंबर 4 में जितनी भी संख्याएं हैं, खाते की प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या, जितनी भी संख्याएं 1, 5, 8 जो भी हैं वो लिखी होती हैं। खसरा संख्या ये प्लाट संख्या होती है, जिसे गाटा संख्या भी कहते हैं। ये आपके खेत का एक नंबर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कॉलम नंबर 5 में प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में। प्रत्येक गाटे जैसे कि 1, 5, 8, इसका क्षेत्रफल मान लिया 0.126 है तो यहाँ इसका रकबा लिखा हुआ, क्षेत्रफल लिखा हुआ है, ये हेक्टेयर में लिखा होता है। फिर से 5 है तो इसका मैंने मान लिया
0.262 हेक्टेयर। इस प्रकार से प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में लिखा होता है। कॉलम नंबर 6 में खातेदार द्वारा देय माल गुजारी या लागान, जो भूमि है, जिसके भूमि के संबंध में खतौनी है, उस भूमि की लागान क्या है, माल गुजारी क्या है, वो लिखी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कॉलम नंबर 7 से 12 में परिवर्तन संबंधी आज्ञा या उसका सारांश तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद। जैसे साथियों कोई बयाननामा कराता है तो उसका दाखिल खारिज इसी कॉलम में अंकित होता है, यानी विक्रेता का नाम खारिज करके क्रेता का नाम दर्ज होता है। यदि कोई दान पत्र है तो दानकर्ता का नाम खारिज करके दान ग्रहीता का नाम दर्ज होता है। यदि कोई वसीयत है तो वसीयतकर्ता का नाम खारिज करके वसीयत ग्रहीता का नाम दर्ज होता है। यदि कोई उत्तराधिकार से संबंधित आदेश है तो मृतक जैसे कोई व्यक्ति है तो उसका नाम खारिज करके उसके वारिसों के नाम दर्ज होते हैं। या इस भूमि से संबंधित कोई भी आदेश होता है तो कॉलम नंबर 7 से 12 में अंकित होता है। उसके बाद हम देखते हैं कॉलम नंबर 13 में टिप्पणी। यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर लोन लेता है, केसीसी कार्ड बनवाता है, चाहे वो बैंक सरकारी से हो या अर्ध सरकारी से हो, किसी प्रकार का लोन लेता है तो कॉलम नंबर 13 में अंकित किया जाता है। साथियों एक बात और हम जान लेते हैं, हम खतौनी प्राप्त कर रहे हैं वो किस श्रेणी की है। जैसे कि संक्रमणीय भूमिधर 1 का संक्रमण भूमिधर, इससे हमको पता चलता है कि हमारी खतौनी जो है जिस भूमि से संबंधित है वो भूमि किस श्रेणी की है, ये पता चलता है। उसके बाद साथियों हम देखते हैं कि सबसे नीचे कितनी गाटाएं हैं उनका टोटल, कितना रकबा है उनका टोटल, कितनी गाटाएं उनका टोटल, और फिर कितना रकबा उनका टोटल, और फिर माल गुजारी कितनी है उनका टोटल, यानी योग लिखा होता है। तो साथियों हमने देखा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 भूमिविद लैंड लॉ के अंतर्गत अधिकार अभिलेख रिकॉर्ड ऑफ राइट खतौनी फर्द धारा 31 में साथियों ग्राम क्रमांक, ग्राम का नाम, परगना, तहसील का नाम, जनपद का नाम, फसली वर्ष, उसके बाद कॉलम नंबर 1 में खाता खतौनी क्रम संख्या, खातेदार का नाम, कॉलम नंबर 2 में पिता पद संरक्षक निवास स्थान, कॉलम नंबर 3 में भौमिक अधिकार प्रारंभ होने का वर्ष, 4 में कॉलम नंबर 4 में खाते की प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या, कॉलम नंबर 5 में प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में लिखा होता है। खातेदार द्वारा दे माल गुजारी, जो खातेदार हैं उनको कितनी माल गुजारी लगान देनी होती है वो लिखा होता है। परिवर्तन संबंधी आज्ञा उसका सारांश तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद कॉलम नंबर 7 से 12 में लिखा होता है। तो उसके बाद कॉलम नंबर 13 में टिप्पणी, यदि कोई लोन है, बंधक है तो कॉलम नंबर 13 में लिखा जाता है। साथियों वैसे तो एक कॉलम इसमें कॉलम नंबर 1 जो है और होना चाहिए, तो हमारे खतौनी में 14 कॉलम हो जाएंगे। वो कॉलम है अंश निर्धारण का, जो हमारे यहाँ अंश निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। कुछ जगह पे अंश निर्धारण हो चुका है तो इसमें कॉलम जो है खतौनी में वो 14 हो गए हैं, अभी फिलहाल 13 ही हैं। तो जब अंश का निर्धारण हो जाएगा तो एक कॉलम और बढ़ जाएगा, जिसमें प्रत्येक खातेदार का अंश, यानी जो भूमि खतौनी में है
उसमें प्रत्येक खातेदार का कितना अंश बनता है वो अंकित होगा। तो साथियों, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 31 के अंतर्गत अधिकार अभिलेख रिकॉर्ड ऑफ राइट खतौनी फर्द के संबंध में जाना और समझा। साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि खतौनी की परिभाषा क्या है और खतौनी को विस्तृत रूप से हमने देखा और समझा। तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। बस आज के वीडियो में इतना है। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।